राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम में से ज़्यादातर लोग गाय की विशेषताओं के बारे में, गाय की उपयोगिता के बारे में बहुत कम जानते हैं, या जानते भी हैं तो इतना जानते हैं कि गाय दूध देती है, वो दूध का सेवन करते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए तो गाय का दूध ही उपयोगी है। बच्चों के लिए गाय का दूध विशेष प्रयोग किया जाता है, या फिर इतना जानते हैं कि गाय गोबर देती है, उस गोबर का प्रयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। या फिर थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा जाने तो जानते हैं कि भारतीय गाय को, जो देसी गाय है उसकी अपनी उपयोगिता है, वो A2 दूध देती है, और जो जर्सी गाय है वो A1 दूध देती है। और आजकल A1 और A2 दूध को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के दुष्प्रचार पूरे समाज में फैले हुए हैं। इससे ज़्यादा हम गाय के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हजारों सालों से हमारे समाज ने गाय को एक विशेष स्थान दिया है। हमारे समाज ने गाय को माँ का स्वरूप, माँ के रूप में मान्यता दी है। हमारे लिए तो गाय आज भी माँ के स्वरूप है। एक समय गाय को धन के रूप में प्रयोग भी किया जाता था, इसलिए हमारे यहाँ कहावत प्रचलन थी, गोधन गजधन वाजधन और रतन। जैसे यदि किसी के पास गाय है तो वो धन संपन्न है, यदि किसी के पास हाथी है तो वो धनी है, किसी के पास अश्व हैं, घोड़े हैं तो वो समृद्धशाली है। लेकिन अब हमने, जो लोग गाय रखते हैं, जो हाथी रखते हैं, उन्हें निर्धनों की श्रेणी में शामिल कर लिया है। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अब गाय की जो विशेषताएं धीरे धीरे समाज को पता चलती जा रही हैं, उससे गाय की विशेष पहचान बनती चली जा रही है। अब गाय का जो गोबर है, जो हम यहाँ तक फैले देखते रहते हैं, यदि हमारे पैरों में चिपट जाए तो हमें उसे घृणा की नज़र से देखते हैं, हम उसे दूर भागते हैं। लेकिन एक समय था जब गाय का ये गोबर हमारे लिए अति मूल्यवान होता था, लेकिन धीरे धीरे परिपाटी बदल रही है। अब गाय का यही गोबर फिर से सोने के भाव बिकने जा रहा है। इसकी जो कीमत है, सोने की कीमत जैसी बनती चली जा रही है। आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले कुवैत गल्फ की कंट्री है, सबसे धनी कंट्रियों में से मानी जाती है। वहाँ की सरकार ने भारत से 200 टन गेहूँ आयात किया था, 200 टन गोबर आयात किया था, और इस गोबर की सप्लाई राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट की एक गौशाला द्वारा की गई थी, क्योंकि वो इसकी उपयोगिता को जानते हम भी हैं, लेकिन हम प्रयोग नहीं करते, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन कुवैत की सरकार ने इसकी उपयोगिता को समझा और भारत से 200 टन गोबर का आयात करके वहाँ उसको फसलों के रूप में, खाद के रूप में प्रयोग किया। उनके शोधकर्ता या जो खेती करते हैं वो जानते थे कि गाय के गोबर के माध्यम से उनकी जो खजूर की खेती है वो अति उत्तम फल देगी। कुवैत के बाद वहाँ एक और सरकार ने, अमीरात की सरकार ने भी इतनी ही मात्रा में गाय का गोबर भारत से मंगा के अपनी खेती में प्रयोग किया। लेकिन इस बार उन्होंने वो गोबर खजूर के लिए नहीं, साग सब्जियाँ उगाने के लिए किया। वो गाय के महत्व को समझ रहे हैं, गाय के गोबर को मूल्यवान समझ रहे हैं, लेकिन हम तो विदेशी चीज़ों में ही खुश हैं, और इसलिए बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। अन्यथा गाय का गोबर तो बहुत मूल्यवान है। शास्त्र में कहा गया है, गौ में बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। इसलिए यदि हम गाय के गोबर का पूरी तरह से उपयोग कर पाएँ, फिर हमारे देश में धन समृद्धि की कमी नहीं रहेगी, हम निर्धनता से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी प्रसन्न होकर हर परिवार को सुखी संपन्न कर देगी। लेकिन हम तो दूसरे द्वंद्व में फंसे हुए हैं, हम गाय की उपयोगिता को नहीं जानते। गाय के गोबर में तो औषधीय गुणवत्ता भी है। एक समय था जब हमारे जो बुजुर्ग थे अपने घरों का लेपन, फर्शों का लेपन, दीवारों का लेपन गाय के गोबर से करते थे, और उस गाय के गोबर से करने से वो न केवल सुख और चैन से रहते थे, प्रसन्नचित्त रहते थे, बल्कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे भी रहते थे। अब ये आधुनिक परीक्षणों से भी साबित हो गया है कि गाय के गोबर में कई तरह के कीट पतंगों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। बहुत सारी बीमारियां गाय के गोबर के संपर्क में आने से उनके बैक्टीरिया और वायरस समाप्त हो जाते हैं। यदि कहीं गाय के मूत्र का छिड़काव कर दिया जाए
गाय के गोबर को बिखेर दिए जाए तो कई तरह के हानिकारक रोग कारक जीवाणु विषाणु समाप्त हो जाते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले तक जब हम अपने घरों को गाय के गोबर से लीपते थे तब हमें मलेरिया का सामना नहीं करना पड़ता था। भारत में मलेरिया का प्रकोप 1960 के बाद से शुरू हुआ। उससे पहले थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी, लेकिन थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी, मृत्यु नहीं होती थी। इतनी भयंकरता लोगों को देखनी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब तो धीरे धीरे किसी को मलेरिया हो जाए तो मलेरिया ही उसके लिए घातक बन जाता है। मलेरिया के कारण ही हमें लाखों जानें गंवानी पड़ती हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो मलेरिया पीड़ित हैं। लेकिन 1960 से पहले भारत में मलेरिया इतना भयंकर नहीं था। उसका कारण एक यही था कि हम गाय के सानिध्य में रहते थे, गाय के गोबर का, गाय के मूत्र का अपने घरों में उपयोग करते थे। इसकी पवित्रता और उपयोगिता इतनी अद्भुत थी कि हमारा कोई भी कार्य बिना गाय के गोबर के लेपन से संपन्न नहीं होता था। यज्ञ हवन करना हो, पूजा पाठ करनी हो, सत्यनारायण की कथा रखनी हो या किसी भी तरह के शुद्धि कार्य की प्रक्रिया अपनाई जाती हो, उससे पहले उस स्थान को गाय के गोबर से लेपना हमारे लिए अनिवार्य कर्तव्य था। इससे न केवल पवित्रीकरण होता था बल्कि बहुत सारे रोग कारक जीवाणु विषाणु हमें प्रभावित कर सकते थे, उनसे सुरक्षा भी मिलती थी। अब तो एक बात और भी पता चली है, भारत में करीब करीब 30 करोड़ से ज़्यादा मवेशियाँ हैं। उनमें गाय की संख्या, यदि देसी गाय की संख्या कहें तो 4 से 4.5 करोड़ के आसपास है। गायों की संख्या तो वैसे हमारे देश से 12 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसमें से अधिकांश जो गाय हैं वो जर्सी या मिक्स श्रेणी में आती हैं। शुद्ध देसी गाय की संख्या तो बहुत सीमित है और सारी अद्भुतताएँ, सारी विशेषताएँ हमारे देसी गाय के गोबर में, गौमूत्र में, दूध में, उसके औरा में ही हैं, जर्सी गाय के अंदर नहीं है। और हर साल जो हमारे यहाँ मवेशियाँ हैं उनसे करीब 30 करोड़ टन के आसपास गोबर का उत्पादन होता है। आपको जानकार होगा कि हम तो इतने बड़े विस्तृत देश में रहते हैं, इतनी विस्तृत आबादी है, इतने संख्या में हमारे यहाँ पशु हैं, मवेशी हैं, उसमें गायों की संख्या भी काफ़ी है। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश में, जो आधुनिक देश में है, गाय के गोबर का विशेष उपयोग हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अकेले ब्रिटेन में विद्युत पैदा करने के लिए, केवल मात्र बिजली पैदा करने के लिए गोबर गैस का इस्तेमाल होता है और हर साल वो 13 लाख यूनिट बिजली सिर्फ गाय के गोबर से, गोबर गैस प्लांट से पैदा करते हैं। बात चाइना की हो, चाइना तो आज सबसे आधुनिक कंट्री है, सबसे ज़्यादा प्रयोगकर्ता कंट्री है, सबसे ज़्यादा समृद्ध कंट्रियों में उसकी शुमार होती है। लेकिन चाइना में भी गोबर के माध्यम से 2 करोड़ लोगों को गैस सप्लाई होती है और विद्युत की आपूर्ति होती है। हमारे यहाँ भी गोबर के गैस से चलने वाले बहुत सारे बायोगैस प्लांट हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर निरर्थक हैं। वो बना लिए गए क्योंकि सब्सिडी मिली, फिर जोश में थे, लेकिन उनमें से अधिकांश अब कार्य करने की स्थिति में नहीं है। ज़्यादातर ऐसे गोबर गैस प्लांट निष्क्रिय पड़े हुए हैं, निष्प्रयोजित पड़े हुए हैं। यदि इनको हम पुनः संचालित कर सकें तो हमारी ईंधन संबंधी बहुत सारी ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं। गोबर गैस से जो गाय के गोबर से जो गैस बनती है, उसको तो हम कई तरह की मशीनरी, कई तरह के इंजन चलाने में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे प्रयोग हुए हैं कि गाय के गोबर से हम एलजीपी बना सकते हैं। उसका प्रयोग सिलेंडर भर के हम दूर तक पहुंचा सकते हैं, उसके माध्यम से कार चला सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं, बसों में प्रयोग हो सकते हैं, इंडस्ट्री चला सकते हैं। लेकिन उसके तरफ भी हमारा कोई ज़्यादा ध्यान नहीं, हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं। अभी गाय के गोबर की एक और विशेषता पता चली है। इस विशेषता पर बहुत ज़्यादा फोकस भी है और उसके कारण आने वाले वर्षों में गाय के गोबर की कीमत जो है सोने की तरह बढ़ने वाली है। ये उपयोगिता है गाय के गोबर की, ये उपयोगिता है खेती की ज़मीन है, क्योंकि अभी हम खाद डालते हैं, चाहे वो यूरिया हो या दूसरे हो। यूरिया ने हमारे खेतों को सीमेंट जैसा बना दिया है। अब ना तो उसमें पानी रुकता है, ना उसमें उतनी पोषकता रह गई है। लेकिन इस पानी रोकने की कैपेसिटी को या उसकी पोषकता को बढ़ाने के लिए कोई उपाय हमारे पास नहीं है। एकमात्र हमारे उपाय बचता है वो देसी गाय का गोबर।
देसी गाय के गोबर के हम अपनी खेती की उर्वरकता को, उसके उपजाऊपन को फिर से बहाल कर सकते हैं। लेकिन जो हम खाद प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण, अकेले भारत की बात करें तो अकेले भारत में भी हजारों हेक्टेयर ज़मीन हर साल बांझ होती जा रही है, अनुपजाऊ बनती चली जा रही है। उसके कारण आने वाले वर्षों में उसका प्रतिफल हमें देखना पड़ेगा, उसका परिणाम देखना पड़ेगा। उसके कारण हम लाखों एकड़ भूमि से वंचित हो जाएंगे और उसके कारण किसानों की फसल पर पड़ेगा, लेकिन उसका हल हमारे पास नहीं। आज तो हम खाद की मात्रा बढ़ा के, दवाओं का प्रयोग करके जैसे तैसे अपनी फसल ले लेते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर फसलें, चाहे वो फल हों, सब्जियां हों, साग हों, फल या फिर खेती की हों, ऐसे बीजों से तैयार हो रही हैं कि जो फसलें पैदा कर रहे हैं वो बांझ किस्म की हैं। वो फसलें बीज पैदा नहीं करती, वो फसलें सिर्फ खाने और प्रयोग करने के लिए ही बीज पैदा करती हैं। उन बीजों का हम पुनः फसल पैदा करने में प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो बांझ श्रेणी में आती हैं। बांझ श्रेणी की फसल के बाद हमारी आत्म जो निर्भरता है खादों पर बढ़ रही है, दवाओं पर बढ़ रही है। यदि दवाएं फेल हो जाएं, इनकी कीमत बढ़ जाए, या फिर जो फसलें हैं इनके प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर लें, तब क्या होगा? शायद आने वाला जो समय है हमारे लिए विकट पोषण संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है, लेकिन इसका समाधान सिर्फ गाय के गोबर के पास है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गाय का गोबर आने वाले कुछ वर्षों में सोने के भाव बिकने वाला है। और इसलिए आप यदि गाय के गोबर से घृणा करते हैं, गाय का गोबर स्पर्श कर जाए तो आप नाम भोग छोड़ लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में वही गोबर मूल्यवान बन जाएगा। आप उसको स्पर्श करना चाहेंगे, क्योंकि आप उसका प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास तो गाय बैल ही नहीं है। वो गाय बैल कहाँ रखोगे? बड़े बड़े शहरों में तो आपको अपने रहने के लिए जगह नहीं है। और जो लोग गाय के नाम पर कोई गौशालाएँ बना लेते हैं, ज़्यादातर नहीं, कुछ गौशालाएँ तो सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए बनाते हैं, अपनी आमदनी के लिए गाय को एक शेल्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि गाय के गोबर की उपयोगिता आने वाले वर्षों में बढ़ने वाली है, और यदि बढ़ सकती है तो हम आज से सचेत क्यों ना आ जाएं। उस गोबर के मूल्य को, उस गोबर की कीमत को पहचान के आज ही उसका सदुपयोग करना क्यों ना सीख लें। सदुपयोग करेंगे तो हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने लिए आमदनी का साधन भी हम खोज सकते हैं। कि गाय का दूध ही नहीं बिकता, गाय के गोबर की कीमत तो दूध से ज़्यादा जाने वाली है। और इसके संबंध में आप जानकारी